हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मत्सना जागृत और मैं वेलकम करती हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस विद मत्सना में। आज हम बात करेंगे पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की नींव, जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसका पार्ट 2। उससे पहले हम आगे बढ़ें, उससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था। पिछले वीडियो में हमने सूचना के बारे में बात की थी, सूचना की अवधारणा और परिभाषाओं के बारे में बात करी थी, सूचना शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में, तथा सूचना की आवश्यकता किस किस क्षेत्र में क्या क्या है। जो सूचना की अवधारणा है, सूचना की अवधारणा कहाँ से प्राप्त हुई, सूचना क्या है, इस बारे में हमने बात की थी कि जब किसी भी व्यक्ति के मन में कोई विचार आता है या फिर उसके मन में आता है कि उसके मन में कोई भी जो विचार आता है उसे वो प्रकट करता है, या फिर कहीं से भी कोई डेटा प्राप्त हुआ, फिर उसका प्रक्रियाकरण किया जाता है तथा उसे ही जो पेश किया जाता है इन्फॉर्मेशन के रूप में आ जाती है, वो उसे सूचना कहते हैं। सूचना शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में हम बात करेंगे तो देखेंगे कि सूचना इंग्लिश के इन्फॉर्मेशन शब्द का हिंदी अनुवाद है, उसे सूचना कहते हैं। और जो इन्फॉर्मेटिया या फिर फोर्मा या फिर फॉर्मेटिया जो शब्द है, इससे ही इसका अर्थ होता है आवरण प्रदान करना किसी भी चीज़ को, तो इसी शब्द से बना है इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन का हिंदी अनुवाद होता है सूचना। अब हम बात करेंगे इसकी परिभाषा किस किस ने दी, क्या क्या दी। तो 4 वैज्ञानिकों ने दी थी मूल रूप से, तो वो उनमें थे एक तो बेकिन, बीकर, शेरा तथा हॉफमैन। इन्होंने इसकी परिभाषाएं दी थी। सूचना की आवश्यकता अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग टाइप से होती है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में होती है, चिकित्सा के क्षेत्र में, व्यावसायिक क्षेत्र में, जीवन स्तर में वृद्धि के लिए भी, तथा राष्ट्र प्रगति के लिए, मनोरंजन या फिर सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी सूचना की अत्यधिक आवश्यकता होती है। फिर हम बात करेंगे सूचना की विशेषताओं को, मतलब कितने वर्गों में बांटा गया है। तो यहाँ पे 2 वर्गों में सूचना की विशेषताओं को बांटा गया है। एक तो तथा उनकी आवश्यकताओं कितने भागों में बांटा गया, उनकी आवश्यकताओं को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो स्वाभाविक नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो भी जैसे यूज़र है, कोई भी सूचना को यूज़ करने वाला उपभोक्ता है, उस पर निर्भर करता है कि वो विषय सूचनाओं को किस प्रकार से यूज़ लेता है। तो 2 हो गई स्वाभाविक विशेषताएं और उपयोगिता पर निर्भर करने वाली विशेषताएं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि सूचना के कितने प्रकार हैं, सूचना के जो प्रकार हैं उनको किस किस ने व्यक्त किया है और कितने टाइप में व्यक्त किया है। जो पहला व्यक्ति आता है वो है J.H. शेरा। अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव बता रही हूँ, लेकिन ऐसा एग्ज़ाम में आपको पूछा नहीं जाता। काफ़ी लोग कमेंट करेंगे कि आप जो पढ़ा रहे हैं, हमें बता रहे हैं, उसमें ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। लेकिन किसी भी चीज़ को हम करते हैं, जैसे बच्चा स्कूल में जाता है तो वो पहले ही तो सब कुछ नहीं सीख जाता, पहले ही तो इंग्लिश पढ़ना नहीं सीख जाता, पहले उसे ABCD सीखनी पड़ती है। इसीलिए मैंने सोचा कि जैसे प्रॉब्लम्स हम लोगों को आई थी, हमें नहीं पता था कि ये लाइब्रेरी साइंस में क्या होता है क्या नहीं होता है, तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्हें यही नहीं पता, जिन्होंने अभी ये स्टार्ट ही किया है, तो उन्हें 0 से शुरू करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसीलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें डिस्क्रिप्टिव बताई जा रही हैं। फिर बाद में टॉपिक वाइज वीडियो चलेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे, तो इसीलिए मैंने ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव करने का विचार किया है। अब ये जो J.H. शेरा हैं, इन्होंने सूचना को 6 प्रकार से बताया है, तो हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि ये 6 प्रकार कौन कौन से हैं, क्या क्या इनके अंदर सूचनाओं का उपयोग है, तथा इन्हें ये 6 प्रकारों में क्यों विभाजित किया गया है। ये जो 6 प्रकार इन्होंने बताए हैं इनके अनुसार, तो वो प्रथम उसमें जो है व्याख्यात्मक सूचना है। जैसे कि व्याख्यात्मक सूचना क्या होती है, जिसमें कोई भी व्यक्ति एकाग्रचित्त होकर कोई विचार करता है तथा वो एक परिकल्पना का निर्माण करता है। जैसे हम बैठे होते हैं और हमारे दिमाग में होती है कि हम फ्यूचर में ये करेंगे, ये करेंगे, वो बना लेता है, मकान खरीद ली, गाड़ी खरीद ली, अब खूब पैसे हो गए, ये हो गया, वो हो गया, फिर हम ये करेंगे, वो करेंगे। तो जो परिकल्पना होती है फिर तथा वो पेश करता है, सामने वाले को बताता है, तथा ये जो कोई भी बात मनुष्य सोचता है तथा उसे पेश करता है, तो वो एक किसी को बताया, फिर उसने किसी को बताया, तो वो एक इन्फॉर्मेशन के रूप में आ जाती है। तो ये होती है डेस्क्रिप्टिव, ये कॉन्सेप्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है।
फिर जो दूसरी आती है अनुभाविक सूचना होती है, इसका तो नाम से हमें पता चल रहा है, जैसे किसी भी चीज़ का निरीक्षण किया जाता है, परीक्षण किया जाता है तथा उसको प्रयोग किया जाता है, तथा उस प्रयोग के आधार पर जो शोध किया जाता है उस पर। और इसमें सबसे जो मेन बात है वो है व्यक्तिगत अनुभव इसमें शामिल होता है। व्यक्तिगत अनुभव इसमें शामिल होता है। जैसे कि कोई भी चीज़ है, हम जैसे उदाहरण लेते हैं किसी भी चीज़ का, जैसे कि हमें कुछ कार्य करना आता है, हमें इतना पता है कि जैसे खेत में अनाज उगाया जाता है, तो हमें पता है खेत में अनाज कहाँ उगता है, खेत में उगता है। कैसे उगता है, बीज डाला जाता है, बुआई होती है, पानी डाला जाता है, फिर अनाज उग जाता है। हमें ये चीज़ पता है, हमने कभी प्रैक्टिकल नहीं किया है। लेकिन जब हम उस व्यक्ति से जाके पूछते हैं जिसने ये कार्य अपने हाथों से किया है, तो वो हो गई अनुभाविक सूचना। इसीलिए इस चीज़ को अनुभाविक सूचना कहा गया है। जैसे अब तीसरी आती है कार्यविधिक सूचना। अब इसमें कार्यविधिक सूचना में क्या होता है, कार्यविधिक सूचना जो होती है किसी भी डेटा को एकत्रित किया जाता है, उसमें प्रक्रियाकरण परीक्षण किया जाता है, फिर जो हमें सूचना प्राप्त होती है उसे हम कार्यविधिक सूचना कहते हैं। जो चौथा प्रकार है वो है प्रेरक सूचना होता है, स्टिमुलेटरी इंफॉर्मेशन। प्रेरक सूचना वो होती है जिसके अंदर किसी मनुष्य के चिंतनशील व्यक्ति सभी चिंतनशील होते हैं तथा उनके चिंतन से जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है, या फिर वो किसी भी चीज़ के ऊपर मतलब चिंतनशील अगर व्यक्ति होता है तो वो किसी न किसी निर्णय पे ज़रूर पहुंचता है। तो इसके अंदर प्रेरक सूचना के मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। जो ये चौथा फॉर्म है इन्फॉर्मेशन का, ये जो है प्रेरक सूचना है। और प्रेरक सूचना में 3 मुख्य पार्ट होते हैं। वो होता है व्यक्ति स्वयं, दूसरा होता है समाज, तथा तीसरा होता है वातावरण। इनसे चिंतन द्वारा प्राप्त सूचनाएं प्रेरक सूचनाएं कहलाती हैं। 5वां है नीति संबंधी सूचना, पॉलिसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। पॉलिसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो होती हैं जैसे कि विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत उचित कार्यान्वयन हेतु जो उद्देश्य और उत्तरदायित्व निर्धारित होते हैं। जैसे किसी भी क्षेत्र में कोई भी कार्य करने के लिए जो भी उत्तरदायित्व निर्धारित होते हैं, जो भी उसके जो नियम होते हैं वो, तथा उनसे संबंधित सूचना को नीति संबंधी सूचना कहा जाता है। किसी भी कार्य करने के लिए एक प्रोसेस होता है, उसमें उसका एक प्रक्रियाकरण होता है और वो उसके अलग अलग स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड स्टेप ये, उस प्रकार से जब किसी कार्य को किया जाता है तो ये नीति संबंधी सूचना कहलाती है। अब आता है निर्देशात्मक। अब इससे तो हमें पता ही चल रहा है, डायरेक्टिव इन्फॉर्मेशन। निर्देशात्मक सूचना वो होती है जैसे किसी भी गतिविधि को या फिर किसी भी कार्य को किसी के निर्देशन में, किसी के सानिध्य में या फिर किसी के अंडर जो कार्य किया जाता है, वो व्यक्ति निर्देश देके, यानी कि ऑर्डर फॉर्म में वो व्यक्ति हमें वो कार्य बताता है, फिर वो कार्य किया जाता है, तथा वही कहलाती है निर्देशात्मक सूचना। अब हम बात करेंगे दूसरा जो व्यक्ति है जीटी मीरचंदानी। जीटी मीरचंदानी ने भी सूचना को 6 प्रकार से विभक्त किया है। जैसे वैज्ञानिक सूचना, तकनीकी सूचना, तकनीकी आर्थिक सूचना व व्यापारिक सूचना, तथा औद्योगिक सूचना, सामाजिक जनसांख्यिकी सूचना। अब इनके भी नाम से हमें पता चल रहा है। जैसे वैज्ञानिक सूचना में जो मुख्य बात है वो आती है परिष्कृत डाटा प्राप्त होते हैं किसी भी वैज्ञानिक प्रयोगों, कोई भी वैज्ञानिक प्रयोग किए जाते हैं उनके द्वारा जो परिष्कृत डाटा हमें प्राप्त होता है वो होती है वैज्ञानिक सूचना। दूसरी है तकनीकी सूचना। तकनीकी क्षेत्र के उत्पादों में तकनीकी क्षेत्र के जो भी उत्पादों का हम सेवन करते हैं उससे हमें उनकी विशिष्टता का पता चलता है कि इनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, तो उसको ही कहेंगे हम तकनीकी सूचना। इसमें जैसे इंजीनियरिंग को भी इसी में शामिल किया जाता है। तकनीकी आर्थिक सूचना क्या होती है? ये होती है एक परिष्कृत सामग्री, जैसे परिष्कृत सामग्री होती है, तथा आंतरिक इंटरनल, जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार
को भी इसी में शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार का सर्वेक्षण इस आदि, इन सभी से जो हमें आंकड़े प्राप्त होते हैं उसे ही हम तकनीकी आर्थिक सूचना कहेंगे। जो हमारा चौथा जो नियम इसने दिया है, चौथी जो सूचना का टाइप इन्होंने बताया वो है व्यापारिक सूचना, बिजनेस इंफॉर्मेशन। व्यापारिक सूचना में ये होता है, सूचना की इस श्रेणी में उत्पादन, विक्रय, लाभ, हानि आदि से संबंधित आंकड़ों को रखा जाता है। अब जहाँ व्यापार की बात आ रही है तो यहाँ पे मतलब उत्पादन में किस प्रकार से वृद्धि, किस प्रकार से ह्रास हुआ है, या फिर किसी भी प्रकार के जो भी हमें इसमें आंकड़े प्राप्त होते हैं उन्हें हम व्यापारिक सूचना के अंदर रखते हैं। इसमें जो मेन बात है वो है कि कितना हमें पूंजी का उत्पादन कितना हुआ है, कितना पूंजी उत्पादन एवं निर्माण के जो भी आंकड़े होते हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं। अब आती है औद्योगिक सूचना, इंडस्ट्रियल इन्फॉर्मेशन। इंडस्ट्रियल इन्फॉर्मेशन व्यापार, उद्योग आदि के उत्पादन क्षमताओं के आंकड़े जो होते हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं। तथा सामाजिक जनसांख्यिकी सूचना, इसमें समाज के आर्थिक, शैक्षणिक या फिर जो भी आंकड़े हैं इनको शामिल किया जाता है। जैसे वर्तमान युग को कहा जाता है सूचना का विस्फोट का युग। तो इस युग के अंदर राष्ट्र के विकास में सूचना का अत्यधिक महत्वपूर्ण उपयोग है और इन्हीं चीज़ों से ये इसका उपयोग सिद्ध हुआ है कि सूचना अत्यधिक उपयोगी साबित हुई है। अब जो हमारे इस चैप्टर में सबसे मेन बात है, दो चीज़ें बताई गई हैं। एक तो ग्रंथालय विज्ञान, समझ रहे हैं आप, एक तो होता है ग्रंथालय विज्ञान और दूसरा होता है सूचना विज्ञान। तो दोनों आपस में बिल्कुल डिफरेंट हैं। इनके बीच में कैसे ये एक दूसरे से डिफरेंट है वो हम देखते हैं। जैसे लाइब्रेरी साइंस जो होता है उसके अंदर तो ग्रंथालय विज्ञान में विज्ञान की सामान्य क्रियाओं, तकनीकी विधियों आदि द्वारा अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर अध्ययन की जो पद्धति होती है वो अलग होती है और सूचना विज्ञान के अंदर अलग होती है। जैसे ग्रंथालय विज्ञान में तो अलग अलग तकनीकियों, विधियों द्वारा अध्ययन किया जाता है, तथा जैसे हम देखेंगे सूचना विज्ञान में आधुनिक नवीनतम क्रियाओं, तकनीकी विधियों द्वारा अध्ययन किया जाता है। पहला तो अंतर इसमें यही हो गया। दूसरा है ग्रंथालय विज्ञान बहुत विस्तृत है, ये एक बहुत ही फैला हुआ सब्जेक्ट है, जबकि सूचना विज्ञान का क्षेत्र अत्यधिक सीमित है, एक बहुत ही छोटा सा सीमित क्षेत्र इसका है। और जो तीसरा पॉइंट आता है वो है ग्रंथालय विज्ञान में मात्र एक ही विषय होता है, एक ही सब्जेक्ट होता है और उसी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं और उसी को एक विस्तृत रूप में हमने पढ़ने के लिए ये मिलता है। जबकि सूचना विज्ञान अंतर्विषयी सब्जेक्ट है, इसमें ये इतना विस्तृत नहीं होता और तथा लेकिन ये ग्रंथालय विज्ञान जो होता है इसमें मात्र एक सब्जेक्ट होता है और सूचना विज्ञान के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। सूचना विज्ञान के सब्जेक्ट्स की हम गिनती कर नहीं सकते क्योंकि इन्फॉर्मेशन अपने आप में ही काफ़ी विस्तृत होती है। इन्फॉर्मेशन का नाम ही, ये सूचना का तो हम आकलन कर ही नहीं सकते कि ये किस प्रकार से हो सकती है। सूचना किसी भी प्रकार की हो सकती है, किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, इसीलिए इसे काफ़ी विस्तृत बताया गया है। अब जो चौथा पॉइंट है जो एक ग्रंथालय विज्ञान और सूचना विज्ञान को एक दूसरे से अलग करता है वो यह है कि ग्रंथालय विज्ञान मात्र ग्रंथों से संबंधित होती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रंथों की बात की जाती है, जबकि सूचना विज्ञान में तो प्रत्येक सब्जेक्ट को शामिल किया गया है। जैसे उदाहरण के लिए गणित, तर्कशास्त्र, भाषा, अनुसंधान तथा प्रबंधन आदि अध्ययन होते हैं। इसमें हर एक सब्जेक्ट को शामिल किया गया है। अब ये जो पांचवा है ये है ग्रंथालय विज्ञान पूर्ण विकसित हो चुका है, ये अब तक इसका पूर्ण विकास हो चुका है, इसमें और खोज या फिर अनुसंधान बाकी नहीं है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत सूचना विज्ञान है, विकासशील है और निरंतर इसका विकास हो रहा है। और जैसे हमने पढ़ा है कि ये शोध के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि आज निरंतर नए नए शोध हो रहे हैं, निरंतर नई नई खोजें चल रही हैं। तो सूचना विज्ञान के जरिए से ही तो हमें पता चलता है कि कहाँ पे क्या आज हो रहा है।
इसीलिए सूचना विज्ञान का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। अब जो छठा पॉइंट है वो है ग्रंथालय विज्ञान सामान्य विषय है। एक नॉर्मल सब्जेक्ट है। इसके बारे में हमें पता है कि हाँ, इसमें सिर्फ ग्रंथालयों की, ग्रंथों की, किताबों की बातें की जाती हैं। लेकिन इसमें भी आजकल जैसे डिजिटल लाइब्रेरीज का डिजिटलाइजेशन हो चुका है और इसका भी कार्यक्षेत्र वैसे तो विस्तृत है, लेकिन सूचना विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में ये काफ़ी सीमित है। जबकि सूचना विज्ञान एक विशिष्ट विषय है। सूचना विज्ञान इंफॉर्मेशन साइंस को काफ़ी विशिष्ट स्पेशल सब्जेक्ट माना जाता है। जो सातवां पॉइंट है वो ये है कि ग्रंथालय विज्ञान व्याख्याता एक साधारण व्यक्ति होता है। वह व्यक्ति जिसने ग्रंथालय प्रशिक्षण ले रखा है, ग्रंथालय में कार्य करने के लिए उसने प्रशिक्षण ले रखा है, वो उसमें कार्य कर सकता है। लेकिन जबकि सूचना विज्ञान के अंदर जो अध्ययनरत व्यक्ति होता है, जैसे शोधकर्ता या फिर वैज्ञानिक, ये होते हैं, नॉर्मल व्यक्ति नहीं होता है। धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ आएंगे। धन्यवाद।